सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? इस गति को बताओ हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे सरल रेखीय गति या फिर आवर्ती गति, सरल आवर्त गति या फिर वक्र रेखीय गति। तो वक्र रेखीय गति यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो घुमावदार मार्ग में गति करने वाली जो वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखीय गति कहा जाता है। ठीक है, यानी यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? हम वक्र रेखीय गति कहा जाता है। इसलिए यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, किसी निकाय को एक समान वर्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अपकेंद्री बल या फिर अभिकेंद्री बल या गुरुत्वाकर्षण बल या फिर यांत्रिक बल। तो अभिकेंद्री बल होता है। अभी क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है, यानी सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु एक समान वर्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। क्या बदल जाता है? दाब या फिर जड़त्व या फिर वेग या फिर द्रव्यमान। तो वेग बदलता है। अभी क्या बदलता है? वेग बदलता है, यानी हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर? बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारा, परिसंचारी गति या फिर दोलनी गति या फिर असमान वर्तीय गति या फिर समान वर्तीय गति। तो यहाँ पे समान वर्तीय गति हमारा सही होगा, यानी कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति करने वाले पिंड की गति को समान वर्तीय गति कहते हैं। जैसे यहां पे मैं लिखवा देता हूं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना। दूसरा देखें तो जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या फिर जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों का चक्कर लगाना और घड़ी की सुइयों की गति, और परमाणु के कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी भाई? गति। ठीक है, ये यहाँ पे इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? समानवर्तीय गति, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई
वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और अभिकेंद्रीय बल जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो किसके लिए पूछा था? वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? लिया गया जो समय है वो क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन। तो आयाम नहीं होगा, दूरी भी नहीं होगा और आवर्ती भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें? आवर्तकाल होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया जो समय होता है आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल या फिर समतली बल, तनाव या फिर अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल नहीं होगा भाई, तनाव भी नहीं होगा, समतली बल भी नहीं होगा। कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा, यानी हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है? किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल होगा। यानी किसी वस्तु को वृत्तीय गति में बनाए रखने के लिए उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा को, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं, जैसे कि चंद्रमा को परिक्रमा, चंद्रमा को परिक्रमा करने के लिए चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई? अभिकेंद्रीय बल, यानी ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा इनमें से सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अब यहां पे देखो, इसमें दो पॉइंट दिए हैं, यहां पे है ए पॉइंट और यहां पे क्या है? बी पॉइंट। तो देखते हैं यहां पे हमारा ए होगा या फिर बी पॉइंट होगा या फिर दोनों ही सही होंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा सत्य है? तो देखो भाई, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। दूसरा पॉइंट है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग से सीधे क्या है? अनुपातिक है। तो यहां पे जो हमारा ए पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? यहां पे सही हो जाएगा, और जो बी पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो हमारा केवल ए जो है वो क्या है? सत्य, और जो बी है वो क्या है? असत्य। तो यहाँ पे ए
ऑप्शन है केवल बी सत्य है जबकि ए असत्य है, तो ऐसा नहीं है भाई। ए और बी दोनों असत्य है, तो ए भी नहीं होगा हमारा, बी भी नहीं होगा। केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी में से कौन सा सत्य है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, F बराबर होता है, यहाँ पे होता है m1 इंटू क्या होता है, m2 होता है, बटे में क्या होता है, तो बटे में होता है r स्क्वायर होता है, या फिर F बराबर क्या होता है हमारे पास में g, और यहाँ पे होता है m1 और यहाँ पे होता है m2, और बटे में क्या होता है भाई, r स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो g है, ये जो g है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक नियतांक है। क्या है, नियतांक। ये नियतांक है, या फिर इसे सार्वत्रिक, एक सेकेंड में, या फिर इसको सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब इसका जो मान होगा किसका भाई, जी का, तो जी का मान होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मान कितना होता है, तो इसका जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है, 11। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो किसमें होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जी का जो मान होता है 6.67 गुना 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। अगला देखो भाई, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है। अब देखो भाई, यहां पे जो हमारा ए पॉइंट है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, या फिर ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। तो यहां पे देखो हमारा डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, और हमारा ए ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक कमजोर बल है, निम्न में से एक कमजोर बल है, तो गति बल, द्रव्यमान, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर लघु रेंज बल। तो यहां पे हमारा सही हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जी का मान होता है वो 6.67 गुणा कितना करवाया था, 10 की घात 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और प्रति क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन है हमारा 6.6734 गुणा 10 की घात माइनस का 11। अब यहां पे देखो न्यूटन मीटर, यहां पे क्या है न्यूटन, लेकिन यहां पे क्या है मीटर स्क्वायर, तो यहां पे ये तो हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 6.67408 गुणा 10 की घात माइनस का 11, अब यहां पे है मीटर क्यूब, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे है 6.6734, अब यहां पे गुणा में 10 की घात कितना है, माइनस का 11 है। अब यहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम क्या है, स्क्वायर है। अब यहां पे देखो भाई बी या फिर हमारा सॉरी सी या फिर हमारा डी, दोनों में से देखते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा। अब यहां पे देखोगे
6.6734 गुणा 10 की घात माइनस का कितना है 11 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे हमारा? डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं कर सकता? किस पर निर्भर नहीं कर सकता? उनके बीच की दूरी के, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुरुत्वीय स्थिरांक के, या फिर उनके द्रव्यमानों के योग, जो कि यहाँ पे हमारा सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसी दो पिंडों के बीच मौजूद क्या होता है? आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों या फिर पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, और तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह कणों के जो द्रव्यमान होते हैं योग पर निर्भर नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा उनके द्रव्यमानों के योग, तो यहाँ में कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन दोनों के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो भाई, इसका मतलब यह है, हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा वो F बराबर हो जाएगा G, और यहाँ पे हो जाएगा M1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2, बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा D स्क्वायर, बटे में क्या हो जाएगा D स्क्वायर। F बराबर जो यहाँ पे होगा वो 1 बटे में क्या हो जाएगा D स्क्वायर, क्या हो जाएगा D स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पूछा किसके लिए? देखो, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल जो होगा वो कितना गुना होगा भाई? 4 गुना। कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। क्लियर? ए ऑप्शन देखो भाई, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा तो ये हमारा नहीं होगा। गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा तो यह भी नहीं होगा। गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा तो यह भी नहीं होगा भाई। डी ऑप्शन ही होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 गुना क्या होगा? कम। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक है? तो उनकी ऊर्जा या फिर उनके मध्य की दूरी, उनके द्रव्यमान या फिर उनके वेगों, तो उनके मध्य की दूरी, जो कि यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब यह है, मैंने बताया था कि एफ समानुपाती जो होगा यहाँ पे वो M1 और यहाँ पे हो जाएगा M2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर होगा तो G, M1 क्या होगा यहाँ पे? M2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा। G का मान का मैंने बता दिया था कि इसका फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है तो 6.67 गुणा 10 की घात क्या होता है? माइनस का 11 होता है। वैल्यू किस में होगी? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है? किलोग्राम क्या होता है भाई? स्क्वायर होता है। क्लियर? तो उनके बीच की दूरी के, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होता है? जो किसके समानुपाती होता है? अब देखो भाई, फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो F समानुपाती हो गया M1, और यहाँ पे हो जाएगा M2, बटे में हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे
एफ बराबर जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, एम के। एफ समानुपाती किसके होगा भाई, एम के हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो ए ऑप्शन है यहाँ पे देखो, उनकी ऊंचाइयों के गुणक या फिर उनके आयतनों के गुणक, उनके द्रव्यमानों के गुणक, उनकी ऊर्जाओं के गुणक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उनके द्रव्यमानों के गुणक, यानी हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, उनके द्रव्यमानों के गुणक, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा, तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले यहां पे ए ऑप्शन है, बल 2 गुना होगा, बल 9 गुना होगा, बल समान रहेगा, बल 3 गुना होगा। तो इसमें बल 9 गुना होगा भाई। क्या होगा, बल 9 गुना होगा। और कैसे होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखो यहां पे यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना, कितना गुना करना है, 3 गुना। देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि F बराबर जो होगा, F बराबर जो होगा वो होता है G और M1 और यहाँ पे हो जाएगा M2 बटे में यहाँ पे क्या होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है इस फॉर्मूले में कि यदि द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए, क्योंकि 3 गुना इसमें करवा रहा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ये हो जाएगा F1। तो F2 जो होगा बराबर यहाँ पे क्या होगा, G और यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुओं, तो दो वस्तुओं का मतलब यह हो गया, एक M1 है और दूसरा क्या है M2। तो 3M1 गुणा क्या होगा, 3M क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो F2 है बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे G का मान कितना होगा, तो G का मान इसमें देखो कितना होगा, 9 गुना। 9 गुना कैसे होगा, देखो 9 और बराबर में यहाँ पे किसका होगा, G का मान, और M1 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे M2 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे क्या होगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो F है, F2 का मान जो होगा वो F9F1 हो जाएगा, 9F1 हो जाएगा। इसीलिए बल 9 गुना होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट है भाई, ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। नीचे यहाँ पे ऑप्शनों को देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। उससे पहले अपने को देखना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं भाई, ए पॉइंट को देखते हैं। जी का मान चंद्रमा पर, पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। तो बताओ हमारा ए पॉइंट होगा या नहीं होगा। देखो भाई दूसरा पॉइंट, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुणा 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन है। उसके बाद में यहां पे जो सी पॉइंट है, बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो ये बात सही है भाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई कि इनमें से कौन सा असत्य है। तो असत्य जो होगा हमारा कौन सा पॉइंट होगा, डी पॉइंट होगा। अब ऑप्शन को देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो केवल सी और डी होगा, तो सी और डी नहीं होगा, केवल कौन सा होगा, डी, केवल डी होगा, बिल्कुल सही है। और केवल ए या फिर बी, सी और डी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि डी जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा असत्य है, यानी गलत है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे
तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि गर्भ में नहीं होता है। तो बताओ 4, केवल 2, प्रत्येक और हर एक, या फिर केवल एक। तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो बताओ भार, तनाव, संवेग, आवेग। भार ही कहलाएगा भी, क्या कहलाएगा? भार। तो यानी कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, यानी भार। और फॉर्मूला तो F बराबर होता है G और M1 इंटू क्या होता है? M2 होता है, बटे में यहाँ पे क्या होता है? R स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे G का मान मैंने बताया था, तो 6 पॉइंट कितना होता है? 6-7 गुणा में क्या होता है? 10 की घात माइनस का 11 न्यूटन मीटर क्या होता है? स्क्वायर प्रति क्या होता है? किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर साथियों? ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है अभी? अब देखो, अभी वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। तो ये पॉइंट यहां पे हमारा सही होगा। उसके बाद में वस्तु की आरंभिक और अंतिम वस्तुओं में परिवर्तन के अंतर पर, तो ये नहीं होगा। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। भाई कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? सूर्य और ग्रहों पर, पृथ्वी और सूर्य पर, पृथ्वी और चंद्रमा पर, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। बिल्कुल सही होगा भाई, डी ऑप्शन। अगला देखो, F बराबर क्या है? G M और M बटा क्या है? D स्क्वायर। सूत्र में G को क्या कहते हैं? G को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। G का मतलब मैंने आपको बताया था कि G का मतलब क्या होता है। तो G जो होता है एक नियतांक होता है या फिर स्थिरांक होता है, और इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। तो यहां पे हमारा ए पॉइंट ही सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? ए पॉइंट ही सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताओ, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, या फिर शून्य हो जाता है? तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा होगा? बी ऑप्शन, यानी कम हो जाता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें दो कण, तो दो कणों का मतलब यह है हमारे पास में एक है M1 और दूसरा है हमारे पास में M2। तो इनकी बीच की दूरी, इनके जो बीच की दूरी जो होती है, बीच की दूरी क्या होती है? इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है तो इनका यहां पे सही हो जाएगा भी, कम हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? यह किसके कारण होता है अभी? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, जो कि यहां पे हमारा ए पॉइंट, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है? तो ए ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? इनमें से तो वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति,
चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो कि बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। तो पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण या फिर उससे उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा गलत है ये अपने को देखना है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अत्यधिक अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, या फिर वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा होगा। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, बी होगा। क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। अगला देखो, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो एफ क्या होगा। तो एफ क्या हो जाएगा भाई, तो 1/36 गुना होगा फिर तो इसमें, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे होगा देखो भाई, यहां पे जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि एफ बराबर होता है जी m1 और यहाँ पे इनटू में क्या होता है m2 और यहाँ पे r स्क्वायर मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं का मतलब हो गया ये m1 है और ये हमारे पास में m2 है। ठीक है, एक सेकेंड भाई, और इनकी जो बीच की दूरी है वो क्या है, r। जब दूरी 6 गुना हो जाए या फिर हो जाती है तो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है, यानी F। क्या होता है, F होता है, यानी इसके बीच। तो F बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बताया तो था कि G बराबर G m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे R जो होगा, R का मान कितना लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहोगे सर 6R का स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। तो F बराबर जो होगा यहां पे हो जाएगा G और m1 इंटू क्या होगा m2 और बटे में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा R स्क्वायर, यही होगा। तो F बराबर जो होगा वो कितना होगा, F बटे में क्या होगा 36 हो जाएगा। F बटे में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, या फिर इसे हम क्या कहते हैं कि F बराबर 1 बटे में क्या कहेंगे इसको 36 गुना, जो कि हमारा बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, तो घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल, यांत्रिक बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहां पे हमारा सही हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, गुरुत्वाकर्षण। तो यहां पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कौन सा होता है, तो जी होता है भाई, क्या होता है, जी होता है, बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी का स्थिरांक, या फिर नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, या फिर पृथ्वी की त्रिज्या r, पृथ्वी का द्रव्यमान m। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान यानी m, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। तो बताओ भाई, 3 गुनी होगी, 2 गुनी होगी, 0 होगी, बराबर होगी, तो 3 गुनी होगी। कितने गुनी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही
हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं आपको करवा देता हूं भाई। देखो एफ बराबर हमारे पास में होता है जी और m1 इंटू होता है m2 और बटे में होता है हमारे पास में r स्क्वायर होता है। अब f बटा जो है यहाँ पे है 9 और यहाँ पे g m1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा m2 और यहाँ पे r क्या हो जाएगा r2 क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें अपन कि f बराबर जो होगा वो जी m1 और m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा r1 और यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे f बराबर कितना है इसमें, तो f बराबर इसमें होगा 9। कितना होगा 9 होगा। बराबर में जो होगा वो जी m1 यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 बटे में r2 जो होगा वो स्क्वायर इसका होगा। या फिर इसको हम 9f बटे में क्या करेंगे f या r स्क्वायर बटे में क्या करेंगे r स्क्वायर 1, या फिर इसको हम 3 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये बराबर में यहाँ पे हो जाएगा r2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा r1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको 3 बराबर r2 बटे में क्या हो जाएगा r1, या फिर r2 बराबर क्या हो जाएगा 3r1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है भाई 3 गुना होगा। कहने का मतलब यह है कितना गुना होगा 3 गुना होगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, इनमें से देखना है। ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, या फिर यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, तारों को आपस में जोड़े रखता है, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना। तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होता है भाई, जो कि यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्लियर साथियों? तो आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।